अपने कार्यकाल में अकालों पर नियंत्रण करने के लिए, अकालों पर नियंत्रण करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए, व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए, व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए। जैसे नंबर 1, पहला सर एंथोनी मैकडोनेल, सर एंथोनी मैकडोनेल कमीशन का गठन करना। सर एंथोनी मैकडोनेल कमीशन का गठन करना। सुझाव, इसका सुझाव, ये कर्जन का पहला कदम था। इसका सुझाव लिखे नीचे। सुझाव का मतलब होता है बच्चों सलाह देना, यानी परामर्श देना। क्या देना? परामर्श, सजेशन देना, एडवाइस देना कि आपको क्या करना चाहिए। लिखिए नंबर 1, पहला, प्रत्येक प्रांत में एक फेमिन कमिश्नर अकाल आयुक्त को नियुक्त करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए। ये हो गया पहला रिकमेंडेशन। दूसरा लिखिए, दूसरा, प्रांतीय स्तर पर अकाल राहत कोष का गठन किया जाए, अकाल राहत कोष का गठन किया जाए, अकाल राहत कोष का गठन किया जाए। प्रांतीय स्तर पर अकाल राहत कोष का गठन किया जाए। नंबर 3, अकालों से निपटने के लिए सिंचाई, कृषि में उत्पादन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा परिवहन में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। सिंचाई, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा परिवहन में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। ये कर्जन का पहला कदम था। अब कर्जन का दूसरा कदम, ये हम लोग का दूसरा पॉइंट होगा।
कर्जन का पहला स्टेप, एंड नाउ राइट द सेकेंड स्टेप टेकन बाय कर्जन। कर्जन का दूसरा स्टेप लिखिए। कर्जन के समय में, कर्जन के समय में, इसके पहले हमने लिखवाया भी है आपको, मॉनक्रिफ, मॉनक्रिफ के नेतृत्व में एक सिंचाई आयोग स्थापित, एक सिंचाई आयोग स्थापित, जिसके सिफारिश पर पंजाब के क्षेत्र में कई नहर खुदवाए गए, कई नहरों का निर्माण हुआ, कई नहरों का निर्माण हुआ। यह कर्जन का दूसरा स्टेप था। अब लिखिए कर्जन का तीसरा स्टेप, कर्जन का तीसरा स्टेप लिखिए। कर्जन के द्वारा कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु एक कृषि विभाग का भी गठन किया गया। कृषि विभाग का भी गठन किया गया। नेक्स्ट, कर्जन के द्वारा कृषि को वैज्ञानिक प्लस तकनीकी आधार देने हेतु पूसा में एक कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में एक कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित, एक कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित, पूसा में एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी स्थापित। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट नया पॉइंट होगा। उन्नीस 43 समय 1942 एंड 43, एरिया बंगाल, कारण मॉनसून में ह्रास तथा द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न स्थिति, मॉनसून में ह्रास तथा
द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न स्थिति, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उत्पन्न स्थिति। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हुआ कि ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़े, वैसे तो अकालों की एक बड़ी लिस्ट है, बहुत अकाल पड़े, छोटा बड़ा, लेकिन हमें परीक्षा में केवल कुछ विशेष अकालों पर ही फोकस करना है, जिनका प्रभाव अधिक हो, जिसमें लाखों लोग मारे गए हों और जो भारत के अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित किया हो और जिसके संदर्भ में सरकार ने किसी नीति का निर्माण किया हो, उनको ही बनाना है। और दूसरी बात, परीक्षा में जब बनाएंगे आप तो उसमें टेबल बनाएंगे आप, क्योंकि हमको समझाना भी है तो हमें मिटाना पड़ता है बार बार, लेकिन आपको काम नहीं करना है ना भाई, आपको मिटाना नहीं है, तो आपको परीक्षा में टेबल बनाना चाहिए। जैसे ऐसे बनाए आप, ऐसे कर दिए, यहां लिख दिए ईयर, साल, इसमें लिख दिए आप मेन फेमिन, ठीक है ना, एरिया लिख दिए, एरिया क्षेत्र लिख दिए, इसमें लिख दिए गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये 3 हो गया, ये टेबल हो गया आपका। अब एग्जामिनर जो है इस टेबल को देख करके जान जाएगा कि आपके पास इस प्रश्न के संदर्भ में सूचना पर्याप्त है, यानी सूचनाओं के संदर्भ में वह संतुष्ट हो जाएगा। अब ये वो देखेगा कि बच्चा ने टेबल के नीचे जो सूचनाएं हैं उनका एनालिसिस कैसे किया है, यानी आधा नंबर तो आपको टेबल के द्वारा मिल गया। अब आधा नंबर बचता है कि आपने इस टेबल को देख करके किस तरह से एनालिसिस किया है, वहां आधा नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर लेने का तरीका है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इसमें आप मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैप बना दिया, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये बॉम्बे है, ये मतलब थोड़ा सा आपको स्मार्ट तो होना पड़ेगा भाई प्रियंका, थोड़ा सा आप सभी को स्मार्ट होना पड़ेगा, यानी थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा कि कैसे इसको खुश करना है, हाउ टू प्लीज हिम। इसको खुश करेंगे तभी नंबर देगा ये, तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अरे भाई देखो, आप सभी लोग शहर में रहते हो, सोचो आप लोग शहर में रहते हो, मैंने देखा है कि पहले क्या होता था कि किसी तरह के हम दुकान खोल देते थे, दुकान गांव में खोल दिए, किसी शहर में खोल दिए, चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब बड़े बड़े मॉल हो गए हैं और मॉलों के कारण जो छोटे छोटे दुकानदार हैं बेचारे, वो परेशान हो गए कि आज की डेट में दिखावा अधिक है, उसमें क्वालिटी नहीं है, दिखावा अधिक है। तो आपको भी भाई थोड़ा सा दिखावा भी करना है और थोड़ा सा क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, दोनों को साथ में लेकर के चलना है, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूं कि अकाल के कारण क्या थे, अकाल के कारण क्या थे। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक होगा, सॉरी, जो अगला हमारा बिंदु होगा वह होगा कि अकालों के कारण क्या थे। अब देखिए, यानी हमारा तीसरा बिंदु होगा अकालों के कारण ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकालों के कारण, ठीक है, कारण प्लस
इतिहासकारों का विचार, दोनों को साथ में ले लेते हैं, दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। इतिहासकारों का विचार, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं कि जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, पश्चिमी साम्राज्यवादी, इतिहासकारों का मत, इतिहासकारों का मत, पश्चिमी साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मत, ठीक है। और यहां हम लेंगे भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मत, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मत, ठीक है, यहां लेंगे हम। तो आइए बच्चों, हम दोनों काम साथ में करेंगे ताकि ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा जल्दी से। तो आइए हम दोनों काम करते हैं, एक में लिखते भी हैं और समझते भी हैं, दोनों साथ साथ। तो हेडिंग डालिए, पश्चिमी साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मत। लिखिए, इसमें लिखिए, डैश देने के बाद लिखिए, साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मत है, साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मत है कि भारत में पड़ने वाले अकाल, भारत में पड़ने वाले अकाल एक प्राकृतिक प्रकोप थे। भारत में पड़ने वाले अकाल एक प्राकृतिक प्रकोप थे। प्रकोप का मतलब होता है दुर्घटना, प्रकोप का मतलब होता है दुर्घटना। एक प्राकृतिक प्रकोप थे, उसके पीछे मुख्य रूप से वर्षा में ह्रास, उसके पीछे मुख्य रूप से वर्षा में ह्रास उत्तरदायी था, वर्षा में ह्रास उत्तरदायी था। किसी व्यक्ति विशेष का भूमिका नहीं थी, किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं थी। दूसरा इनका दूसरा तर्क, वास्तव में भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए जाने वाले पूंजीवादी व्यवस्था से, लागू किए जाने वाले पूंजीवादी व्यवस्था से यहां के जमींदार तथा स्थानीय किसान लाभ नहीं उठा पाए, लाभ नहीं उठा पाए। अब इसको आप 1 मिनट में समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो ब्रिटिश सरकार है उसका कहना है
कि भारत में जो अकाल पड़ रहे हैं उसमें सरकार की नीतियों का कोई भूमिका नहीं, यानी उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई उसमें रोल नहीं है, नो रोल, कोई रोल नहीं। अपने समर्थन में ये क्या तर्क देते हैं? नंबर 1, ये कहते हैं कि अकाल जो है वह एक नेचुरल इवेंट है, एक प्राकृतिक घटना है, एक प्राकृतिक घटना है जो हर जगह होता है, हमारे यहां भी होता है, आपके यहां भी होता है। वो कहते हैं कि इट वॉज ए नेचुरल इवेंट। जब मॉनसून में जब मॉनसून में कुछ बदलाव हो जाते हैं और जिसके वजह से रेनफॉल में कमी हो जाती है, तो बट नेचुरल है कि धान गेहूं प्रभावित हो ही जाएगी। उसमें हमारा क्या रोल है? इट वॉज ए नेचुरल फिनोमेना। ध्यान से सुनो, इट वॉज ए नेचुरल फिनोमेना, यह प्राकृतिक घटना है। दूसरी बात कहती है सरकार कि हम लोगों ने भारत में पूंजीवादी व्यवस्था को प्रमोट किया, लागू किया। पूंजीवादी व्यवस्था से क्या होता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके स्वरूप में बदलाव होते हैं, लेकिन यहां के जो जमींदार हैं और जो किसान हैं, इनका सोच अभी आधुनिक नहीं, ये लोग प्रगतिशील नहीं हैं, और जिसके कारण ये लोग पूंजीवादी व्यवस्था के लाभों से जो कुछ लाभ लिया जा सकता था, इन्होंने नहीं लिया। और ऐसे में जब यहां अर्थव्यवस्था में खराबी होती है, अकाल पड़ते हैं, गरीबी बढ़ती है, ऋणग्रस्तता बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? इट वॉज सेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बात कहा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब आइए बच्चों कि यहां के राष्ट्रवादी जो विचारक हैं उनके द्वारा अकालों के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, उसको हम सुनते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए कि अकालों के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी विचारकों का मत। जल्दी से जल्दी, अकालों के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी क्या विचारकों का मत। देखिए, लिखिए, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, कॉमा देकर के, आरसी दत्त, गोखले, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, के साथ साथ बिपिन चंद्र जैसे विचारकों ने माना, क्या माना? डैश दीजिए, लिखिए। इसमें अभी नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग हम जब बताएंगे तब करेंगे। आप लिखिए,
इसमें संदेह नहीं है। ऐसे लिखिए, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ का खेल कहा जाता है, जुआ का खेल कहा जाता है, खेल कहा जाता है, जुआ का खेल कहा जाता है। ऐसे में यह एक प्राकृतिक घटना हो सकती है। ऐसे में यह एक प्राकृतिक घटना हो सकती है। ऐसे में यह एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, प्राकृतिक घटना हो सकती है। लेकिन अकालों की बारंबारता, प्राकृतिक नहीं, ऐसे लिखना है। लेकिन अकालों की बारंबारता प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम हो सकती है। ऐसे में अकालों की बारंबारता प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। कृत्रिम ही उचित प्रतीत होता है, ऐसे लिखना, कृत्रिम ही उचित प्रतीत होता है। ऐसे में अकालों की बारंबारता प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम ही उचित प्रतीत होता है। कृत्रिम को, प्राकृतिक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डाल दीजिएगा। इन दोनों शब्दों को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डालना है, फुल स्टॉप लिखिए। ब्रिटिश काल से पहले भी इतिहास के पन्नों में अकालों का जिक्र है, अकालों का जिक्र है, अकालों का जिक्र है। और उसका बेहतर समाधान का भी, और उसका बेहतर राजकीय, उसका बेहतर राजकीय, ऐसे उसका बेहतर राजकीय प्लस सामुदायिक, सामुदायिक के बगल में एक ब्रैकेट होगा, वहां लिखना है पंचायत स्तर पर, बंद कर देना है। राजकीय प्लस सामुदायिक, ठीक है ना, स्तर पर समाधान भी, समाधान का जिक्र भी, समाधान का जिक्र भी, समाधान का जिक्र भी। शायद इसीलिए मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में
यात्रा करने वाला, यात्रा करने वाला, यूनानी यात्री, यात्रा करने वाला, यूनानी यात्री, मेगास्तनीज, मेगास्तनीज, मेगास्तनीज ने अपनी रचना इंडिका, ने अपनी रचना इंडिका में लिखा, ने अपनी रचना इंडिका में लिखा। जो इंडिका है ना, इसको सिंगल में डाल देना है। देखो बच्चों, ऐसे इंडिका को ऐसे, ये हुआ और ये हुआ, ये और ये, इसको कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। और इसके बाद इंडिका में लिखा एक डैश, एक डैश, एक डैश दीजिए। और डैश के बाद बच्चों आपको क्या करना है कि फिर इस पूरे सेंटेंस को आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना है। ऐसे डैश दे दिया, ऐसे हो गया। अब यहां से लिखना है, यहां से लिखना है, यहां तक आ जाएगा, इसको बंद कर देना, फिर फुल स्टॉप दे देना। ठीक है, लिखिए, भारत में अकाल नहीं पड़ते, भारत में अकाल नहीं पड़ते, भारत में अकाल नहीं पड़ते। बंद कर दीजिए इसको और इसके बाहर लिखिए। अब इसके बाहर मतलब इस कॉमा के बाहर लिखना है, विडंबना है, विडंबना है। विडंबना का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य होता है। विडंबना है कि उसी समय 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। उसी समय मगध के क्षेत्र में, उसी समय मगध के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था। ठीक, पैरा बदल दीजिए, पैरा बदलिए, लिखिए, प्राचीन और मध्यकाल, प्राचीन और मध्यकाल में शासक धर्म से निर्देशित होता था, धर्म से निर्देशित होता था, धर्म से निर्देशित होता था, धर्म से निर्देशित होता था। उसे किसानों का रक्षक कहा जाता था, उसे किसानों का रक्षक कहा जाता था। डैश, सिंचाई का प्रबंधन, सिंचाई का प्रबंधन, सिंचाई का प्रबंधन, डैश कॉमा, किसानों से उनके हित को देखते हुए, या ऐसे लिखिए, किसानों से न्यूनतम, किसानों से न्यूनतम लैंड रेवेन्यू प्राप्त करना, किसानों से न्यूनतम लैंड रेवेन्यू प्राप्त करना। सूखा, सूखा और अन्य समस्याओं से उनको रक्षा करना, सूखा तथा अन्य समस्याओं से उनका रक्षा करना।
फुल स्टॉप। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, यहां तक एक विदेशी शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन तथा मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक, मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किसानों के लिए नहर, जलाशय का निर्माण करवाया गया, का निर्माण करवाया गया। फुल स्टॉप। 1000 से लेकर 1750 के बीच, 1000 से 1750 के बीच, 1000 से 1750 के बीच, 1000 से 1750 के बीच केवल 14 अकाल, केवल 14 अकाल, केवल 14 अकाल, जबकि 1876 से लेकर 1900 के बीच, जबकि 1876 से लेकर 1900 के बीच प्रत्येक साल अकाल, जबकि 1876 से 1900 के बीच में प्रत्येक साल अकाल। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। प्रत्येक साल अकाल, ऐसे। और इसके बाद बस इसको लिखिए, मैं क्लास को छोड़ता हूं। देखिए पैरा बदल करके, निसंदेह, निसंदेह इन अकालों के पीछे दैवीय प्रकोप से अधिक, निसंदेह इन अकालों के पीछे दैवीय प्रकोप से अधिक, दैवीय प्रकोप से अधिक, दैवीय प्रकोप से अधिक एक साम्राज्यवादी व्यवस्था, एक साम्राज्यवादी व्यवस्था की लालच थी, एक साम्राज्यवादी व्यवस्था की लालच, ग्रीड ऑफ इंपीरियल सिस्टम, एक साम्राज्यवादी व्यवस्था की लालच थी, डैश। और कल हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेवा मेरा यहीं पर समाप्त होता है, और चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। सबको मेरे ओर से शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। नेहा गुड मॉर्निंग।
रोहित कुमार गुड मॉर्निंग, प्रियंका गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नीतीश पाठक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, ज्योति गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। इंद्रजीत, आवाज आ रही है मेरी? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? विद्या गुड मॉर्निंग, पवन पांडे गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बच्चों? आवाज क्लियर है? ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू, इट्स ओके। देखिए बच्चों, कल हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे थे वह विषय था कि ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकाल, और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अकालों के पीछे क्या कारण थे, और उस संदर्भ में जो भारत के राष्ट्रवादी हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, जो विचारक हैं, उनका क्या कहना है, और उनके पहले उन इतिहासकारों का विचारधारा जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार को समर्थन किया है, यह कहते हुए कि अकाल तो एक प्राकृतिक घटना होता है और इसमें सरकार को क्या लेना देना है, इसमें सरकार की भूमिका को देखना या इसके लिए सरकार पर दोष लगाना उचित नहीं है। यह कहा गया उनके द्वारा जो साम्राज्य को समर्थन करना चाहते थे, यानी ब्रिटिश सरकार के ऊपर लगने वाले दोष को हटाना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार को सही साबित करना चाहते थे। बच्चों, आज हमारा विषय होगा कि ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकालों के मुख्य कारण कल हम यहीं पर छोड़े थे क्लास को, कल हम इसी पॉइंट पर क्लास को छोड़े थे, आज हम इसी को लेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिए, थोड़ा हम लोग को अपनी गति को बढ़ाना होगा, थोड़ा स्पीड को बढ़ाना होगा, तब जाकर के एक समय के अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और हां, गति हम बढ़ाएंगे, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि गति बढ़ने से किसी को हानि नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को हानि नहीं होना चाहिए, सिलेबस का एक भी विषय छूटना नहीं चाहिए, और थोड़ा सा हमारी गति भी फास्ट होना चाहिए। इन 3 बातों पर हमको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहला इसमें कारण है बच्चों, आप लिखते जाइएगा कि किसानों से लिए जाने वाले अधिकतम भू राजस्व
अधिकतम भू राजस्व, ये पहला कारण है। किसानों से लिए जाने वाले मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू, अधिकतम भू राजस्व, यह सबसे पहला कारण था और सबसे गंभीर कारण था। ध्यान दीजिए। दूसरा कारण था कि किसानों द्वारा किए जाने वाले बाध्यकृत कृषि का वाणिज्यीकरण, किसानों द्वारा किए जाने वाले कृषि का बाध्यकृत वाणिज्यीकरण, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण, भारत में हस्तशिल्प उद्योग का विनाश, भारत में हस्तशिल्प उद्योग का विनाश, यह तीसरा कारण था। चौथा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से अनाजों का निर्यात, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से अनाजों का निर्यात, ये चार कारण हुए। पांचवा, रोजगार का अभाव। छठा कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा सिंचाई ऋण, ठीक है, आदि क्षेत्रों में एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण न किया जाना। सातवां कारण, जमाखोरी
काला बाजारी, की समस्या की समस्या की समस्या और आठवां कारण पीडीएस का अभाव, पीडीएस का अभाव, पीडीएस का अभाव। बच्चों, ये 8 प्रमुख कारण है जिसको हम आसानी से चिन्हित कर सकते हैं। रेलवे को ऐसे मत कहो, रेलवे को हम यहां पर करेंगे ना, सिंचाई के संदर्भ में रेलवे की बात करेंगे, हम समझाते हैं आपको। रेलवे का कहां पर प्रयोग करना है हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ब्रिटिश काल में पढ़ने वाले अकालों के लिए इन 8 कारकों को उत्तरदायी माना है। इनके वजह से ही भारत में प्रत्येक साल किसी न किसी क्षेत्र में, छोटा या बड़ा, ठीक है, दोनों तरह के अकाल पड़ा करते थे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर सबसे पहला कारण है कि किसानों से अधिकतम वसूल किया जाने वाला लैंड रेवेन्यू, मैंने कहा यह पहला कारण है। अब नीतीश आप ही सोचो, जरा बोर्ड भी देखते रहना। नीतीश आप ही सोचो कि आप एक किसान हो, आप एक किसान हो, यू आर ए फार्मर, और यदि हम आपके उत्पादन से अधिकतम भागों को ले लें तो आपके पास उतना बचत नहीं होगा जिसके वजह से आप अगले साल कृषि में निवेश कर सके। अरे भैया आप बताओ, नीतीश, मान लो तुमने अभी धान का फसल कट रहा है, धान का फसल कट रहा है, और मान लो धान के फसल से तुमने 1 लाख रुपया कमाया। कितना कमाया? 1 लाख। सुनो नीतीश, सुनो मेरी बात, 1 लाख रुपया तुमने अर्न किया धान के फसल को बेच करके, और 1 लाख में से हम 90,000 ले लेंगे, तो तू बताओ कि तू खाएगा कि अगले वर्ष कृषि में निवेश करेगा? दोनों नहीं कर पाएगा। साल भर खा भी नहीं पाएगा और खेती भी नहीं कर पाएगा। तो पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने कहा, बोर्ड देखो, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम कृषि के क्षेत्र में पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। अच्छी बात है, हम कृषि के क्षेत्र में पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, और यही कारण है कि हम कृषि को बाजार से जोड़ना चाहते हैं, और यही कारण है कि हम कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कृषि का वाणिज्यीकरण तो हुआ, कृषि को बाजार से जोड़ा गया, लेकिन क्या मिला आपको? जो मिलना चाहिए था वह मिला सरकार को, वह मिला साहूकार को, वह मिला किसको? व्यापारी को मिला, और जिसके द्वारा सबको मिला वह बेचारा खाली पेट रह गया, वह खाली पेट सोया। जिसने सबको काम किया लेकिन वह कुछ नहीं पाया।
और उसी समय अकाल आया, मारा गया। तो इसके लिए कृषि का जो वाणिज्यीकरण है यह भी उत्तरदायी था। अब सोचो एक मिनट के लिए, एग्जाम्पल मैं देता हूं। कृषि के वाणिज्यीकरण से पहले, बच्चों ध्यान दो, कृषि के वाणिज्यीकरण से पहले हम लोग न केवल धान का, न केवल गेहूं का, बल्कि ज्वार का, बाजरा का, मक्का का खेती भी करते थे। और आप भूगोल पढ़े होंगे, इन फसलों को कहा जाता है कि ये गरीबों का आहार होते हैं। ये गरीबों का आहार होते हैं। क्या क्या? बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, ये सब गरीबों का आहार होते हैं। लेकिन जब से किसानों ने सरकार को रेवेन्यू देने के लिए, महाजनों को ब्याज चुकाने के लिए इन मोटे अनाजों का खेती करना छोड़ दिया, अब कपास हो रहा है, अब टोबैको हो रहा है, इंडिगो हो रहा है, जिसका परिणाम हुआ कि कपास लगाकर जो पैसा मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, और जिसके माध्यम से भोजन चलता था, मक्का बाजरा, वो भी नहीं मिला। तो रिजल्ट हुआ मारे गए, तो रिजल्ट हुआ मारे गए। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण था, मैंने बताया था कि अंग्रेजों के आने के पहले, यानी पलासी के वॉर के पहले, ध्यान दो, पलासी के वॉर के पहले हमारे यहां कृषि में और उद्योग में एक जैविक संबंध था। जैविक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल, यानी नैसर्गिक संबंध था। किसान भी जीता था और कारीगर भी जीते थे, दोनों जीते थे। मैं अपने गांव में देखा, मेरे गांव में हम देखते थे कि हमारे दादाजी खेती करते थे और उनको जब कुल्हाड़ी चाहिए, हल चाहिए, यानी कृषि में जो भी उपकरण चाहिए, हम बच्चे थे तो हमने क्या देखा कि हम कभी भी पटना या बनारस नहीं जाते थे। हमारे गांव में ही कुछ ऐसे लोग थे जिनका दुकान था, उनका काम ही था कारपेंट्री, उनका काम ही था कारपेंट्री, यानी लुहार के काम करते थे, और उसके बदले में हम लोग उनको अनाज देते थे। तो दोनों का काम चल रहा है। लेकिन जब से तुम आए, तुमने हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको बर्बाद कर दिए। और कृषि पहले से बर्बाद है, उद्योग भी बर्बाद हो गया, यानी बेरोजगारी दोनों जगह, कृषि में भी और उद्योग में भी। अब तुम ही बताओ कि जब हमारे गांव के बाजार में जो लोग कारीगर के रूप में काम करते थे, जब उनका धंधा बंद हो गया तो वे कहां आएंगे? गांव की ओर आएंगे। और गांव पहले से ही तबाह है, तो तुम ही बताओ कि जो जनसंख्या अब शहरों से गांवों की ओर आ रही है, उसको हम कहां से खिलाएंगे? आप बताइए, कहां से खिलाएंगे? अभी आपने देखा कोरोना में कोरोना में देखा कि लाखों की संख्या में लोग बंबई से, मद्रास से भाग करके गांव में गए। क्यों? उस समय इंडिया टीवी हुआ, आज तक हुआ, एनडीटीवी हुआ। जब उनका इंटरव्यू ले रहा था कि हां आप गांव क्यों जाना चाहते हैं, आपने सुना होगा। तो ऐसे लोग जो पलायन कर रहे थे, उनका एक ही कथन था कि भैया गांव में जान बच जाएगी।
यहां कोई काम ही नहीं है, गांव में हम खा लेंगे रह लेंगे, हम पहले भी रहते थे। लेकिन अब बताओ, जब गांव पहले से तबाह है तो ऐसे लोग जो मुंबई से पलायन करके गांव जा रहे हैं, उनको गांव वाले कहां से खिलाएंगे? यानी ये भी एक कारण है। बोर्ड देखो, ये भी कारण है। चौथा कारण है कि यहां पर लोग मर रहे हैं, उनके पास खाने की समस्या है, उनके पास खाने की समस्या है, और सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है इनको नहीं खिला रही है, इनके अनाज को लेकर के विदेशों में निर्यात निर्यात कर रही है। यानी हम अनाज उत्पादन करते, हमारे बाल बच्चा बिना खाए सोते हैं, और मेरे घर के अनाज को यह सरकार छीन करके और विदेश भेज रही है। आपको पता है, एक मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है आरपी दत्त का कहना है, रजनी पाम दत्त का कहना है, बड़े इतिहासकार है, किताब मैंने दिखाया था आपको। देखिए, मैं हमेशा कोई ना कोई किताब मंगाता रहता हूं। आज देखिए, ये देखिए, आज मैंने किताब और मंगाई है, पढ़िए क्या लिखा है। ये किताब कैम्ब्रिज का है, कैम्ब्रिज का है। क्या लिखा है? द सोल स्पोक्समैन, जीना। ये जीना पर लिखी गई बहुत बेहतरीन किताब है। देखिए, अभी मैंने खोला भी नहीं है, देखिए अभी मैंने इसे खोला भी नहीं, ऐसे है। हर सप्ताह मैं कोई ना कोई किताब मंगाता हूं ताकि कुछ नया चीज आपको बताया जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया किताब है ये, ठीक है। आरपी दत्त ने कहा कि 1860 के बाद एक नवीन समस्या देखने को मिलती है। कब? 1860 के बाद। वो कहते हैं कि 1860 के बाद उत्पादन में विशेष कमी नहीं हुई। 1860 के बाद उत्पादन में विशेष कमी नहीं हुई, फिर भी अकाल पड़ा। उत्पादन में कमी भी नहीं हुई, फिर भी अकाल जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही थी, अकाल जैसी स्थिति बन रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय अनाजों का निर्यात हो रहा था। अब रेलवे बन गई थी, ध्यान दीजिए, रेलवे बन चुकी थी, और रेलवे ने क्या किया कि अनाजों के निर्यात को थोड़ा तेज कर दिया। यानी अब देश से निर्यात करने में थोड़ा सुविधा मिल गई। तो ये चौथा कारण हो गया। पांचवा देखिए, रोजगार का अभाव। रोजगार का क्या अभाव? एग्जाम्पल मैं देता हूं। आप पढ़े होंगे कि अमेरिका में आप पढ़े होंगे कि 1929 में एक महामंदी आई थी। आप पढ़े होंगे 1929 में अमेरिका में आर्थिक महामंदी आई थी। आर्थिक महामंदी आई थी कहां पर? अमेरिका में। आर्थिक महामंदी आई थी, और इस महामंदी ने
सभी देशों को प्रभावित किया, भारत भी प्रभावित हुआ। ऐसा कोई देश नहीं था जो इस महामंदी से प्रभावित न हुआ हो। और उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे उस समय, उनका नाम था रूजवेल्ट। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। उनके द्वारा अमेरिका में एक पॉलिसी चलाई गई जिसको हम कहते हैं न्यू डील पॉलिसी। उसको कहते हैं न्यू डील पॉलिसी। किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा अमेरिका में एक योजना चलाया गया जिसको हम कहते हैं न्यू डील पॉलिसी। इसमें मेन दबाव यह था कि अमेरिकी वासियों के क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा। यानी अमेरिकी वासी जो हैं उनको हमें क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना है ताकि वे लोग बाजार से सामान खरीद सके। जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक बाजार का मिजाज सुधरेगा नहीं, और जब तक बाजार का मिजाज नहीं सुधरेगा तब तक इन्फ्लेशन डाउन नहीं होगा। क्या? मुद्रास्फीति की समस्या बनी रहेगी। अब सोचिए, यदि आपके पास रोजगार नहीं होगा तो भैया आप ही बताएं कि बाजार से आप सामान कैसे खरीदेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के पास क्या था? कृषि में रोजगार था, वो भी समाप्त हो गया। उद्योग में रोजगार था, वो भी समाप्त हो गया। और सरकारी नौकरी आज नहीं मिल रही है तो उस समय की बातें छोड़ी। सरकारी नौकरी आज भी नहीं मिल पा रही है जब हम स्वतंत्र हैं, तो ब्रिटिश सरकार में कैसे मिलती होगी उसका कल्पना करना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक कारण था, रोजगार का अभाव। अगला है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सिंचाई, ऋण आदि क्षेत्रों में कोई सकारात्मक काम नहीं किया गया। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, आप देखिए। आप देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सेना पर और रेलवे पर खर्च कर रही थी। सेना एवं रेलवे पर खर्च कर रही थी। अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सेना तथा रेलवे पर खर्च कर रही थी। और दोनों का भरपाई कौन करता था? किसान करता था। इन दोनों का भरपाई कौन करता था? किसान करता था। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि सरकार को चाहिए था ये कि वह सिंचाई की व्यवस्था करे ताकि किसानों को लाभ मिल सके, उत्पादन में वृद्धि हो सके। लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही थी। सरकार विदेशों से लोन लेकर के रेलवे का निर्माण कर रही थी और उस निर्माण पर जो खर्च हो रहे थे उसका भरपाई किसान कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एक कारण था। सातवां कारण है जमाखोरी, कालाबाजारी। बच्चों, या तो कालाबाजारी कहिए या जमाखोरी कहिए, दोनों एक ही बात है। अंग्रेजी में दोनों को हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। दोनों एक ही चीज है। इसे होर्डिंग कहिए या ब्लैक मार्केटिंग कहिए, बोथ आर सेम। ये भी एक कारण था। सरकार को चाहिए था कि वह जमाखोरी पर, कालाबाजारी पर, साहूकारों पर
व्यापारियों पर वह कंट्रोल स्थापित करे, नियंत्रण स्थापित करे, ताकि वे लोग जो आवश्यक वस्तु है उसका भंडारण न करें। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही थी, और जिसके वजह से कभी कभी बिना अकाल के ही अकाल पैदा हो जाते थे। और लास्ट कारण है पीडीएस का अभाव। सरकार को चाहिए था कि जो अकाल पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन हैं, उनके लिए एक बेहतर एवं संस्थागत पीडीएस का व्यवस्था करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का व्यवस्था करना। लेकिन सरकार चूंकि साम्राज्यवादी थी, शोषणकारी थी, तो उसका उद्देश्य भारत का कल्याण करना नहीं था। उसका उद्देश्य था भारत के संसाधनों का दोहन करना था। और यही कारण है कि सरकार ने पीडीएस के संदर्भ में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि भारत में जो अकाल पड़े वह एक प्राकृतिक प्रकोप नहीं था, बल्कि वह एक क्या था? ब्रिटिश सरकार के नीतियों के अपरिहार्य परिणाम था। तो आइए यहां से एक प्रश्न लिखिए आप, एक क्वेश्चन लिखिए आप। लिखिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमिन्स इन ब्रिटिश इंडिया was man-made, man-made, rather than an act of God, an act of God। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा, critically examine the measures taken by British government to control the frequency of famine in India। ठीक है, दो प्रश्न है आपके सामने, राइट फास्ट। लिखिए हिंदी इसका, लिखिए पहला का हिंदी।
ब्रिटिश काल में भारत में ब्रिटिश काल में भारत में अकालों की बारंबारता, ब्रिटिश काल में भारत में अकालों की बारंबारता दैवीय न होकर दैवीय न होकर मानवकृत था। दैवीय न होकर मानवकृत था, यानी मानव के द्वारा बनाया गया। दैवीय न होकर सॉरी, इसको कर लीजिए, ये गॉड है बच्चों, सुधार लेना, ये गॉड है। हाँ, ये गॉड है, सुधार लेना। बाजुरा, इंद्रजीत, सुधार लेना, ये गॉड है। दैवीय न होकर मानवकृत था। दूसरा लिखिए, ब्रिटिश काल में पढ़ने वाले अकालों के संदर्भ में, ब्रिटिश काल में पढ़ने वाले अकालों के संदर्भ में, ब्रिटिश काल में पढ़ने वाले अकालों के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये 2 सवाल मेरे ओर से हो गया, और बाकी सवाल यूपीएससी ने पूछा है, उसको जोड़ लीजिएगा, तो कुल आपके पास 8-9 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है उजाला, ये कथन किसी का है नहीं, ठीक है ना, इसको हमने अपने से बनाया है, ठीक है, राइट। तो मुझे लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। उजाला, तुम्हारा कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ रहा है। उजाला, तुम्हारा कोई आंसर इस समय मुझे नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक, आर यू नॉट राइटिंग? ठीक है, अब अगला हम पॉइंट लेंगे कि ब्रिटिश काल में पढ़ने वाले अकालों का प्रभाव लिखिए। सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव लिखिए। राजनीतिक प्रभाव देखिए, अकालों से
ग्रसित, अकालों से ग्रसित भारतीय समाज में, अकालों से ग्रसित भारतीय समाज में सरकार विरोधी असंतोष उत्पन्न हुआ। सरकार विरोधी असंतोष उत्पन्न हुआ, जो बाद में विद्रोहों का रूप ले लिया, जो बाद में विद्रोहों का रूप लिया, जो बाद में विद्रोहों का रूप ले लिया। नेक्स्ट सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक प्लस सांस्कृतिक, सामाजिक प्लस सांस्कृतिक। लिखिए, अकालों की बारंबारता ने समाज के अंदर कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया, कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया, कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया। जैसे बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता, विस्थापन इत्यादि। गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता, विस्थापन इत्यादि। तथा सांस्कृतिक स्तर पर भी इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, हेल्थ जैसे बुनियादी आवश्यकताओं को दुष्प्रभावित किया, नेक्स्ट, आर्थिक लिखिए, अकालों की समस्याओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दो तरह से प्रभावित किया। पहला, खाने की समस्या और दूसरा चारे की समस्या।
चारे की समस्या। पहला खाने की समस्या और दूसरा चारे की समस्या, और दूसरा चारे की समस्या। आप जानते होंगे व्हाट इज चारा? यू नो चारे की समस्या? चारा से मतलब है पशुओं के आहार। चारा से मेरा आशय है पशुओं का आहार। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें दूसरा पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय में कमी। प्रति व्यक्ति आय में कमी। प्रति व्यक्ति आय में कमी। तीसरा लिखिए, तीसरा, तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग, कृषि उद्योग जो कि मुख्य आधार होते हैं, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होते हैं, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होते हैं, वे भी अकालों से दुष्प्रभावित हुए। वे भी अकालों से दुष्प्रभावित हुए। तो बच्चों, ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। भारत में ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकाल, ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक की बात करेंगे। यानी कि हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का कैसे विस्तार हुआ। उसके बाद हमने अध्ययन किया कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां क्या थी, वो भी खत्म हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश काल में होने वाले विद्रोह, और जब यह समाप्त हो जाएगा तब आपको हम एक क्लास लेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। यह हमारा एक टॉपिक होगा। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का विकास, यह एक टॉपिक होगा। और दूसरा टॉपिक होगा कि भारत में पत्रिकाओं का विकास, यानी आधुनिक मीडिया का विकास। आधुनिक मीडिया का विकास, यह भी हमारा एक क्लास होगा। जब ये दोनों हो जाएगा और तब हम लोग लेंगे भारत में समाज सुधार आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आइए आज से हम शुरू करते हैं। इन पवन पांडे, उसमें जो हमने आर्थिक नीतियों के बारे में बताया है उसमें ही वो आ जाएगा। उसके लिए अलग से आपको नहीं पढ़ना है। और ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम एक अलग से एक पेज का नोट बना करके आपको हम भेज देंगे, सभी बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है? भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास के संदर्भ में आपको हम एक नोट्स अपना जो है हाथों से लिखा हुआ है, मेरा अपने से लिखा गया है, उसको हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे, सबको मिल जाएगा। कहानी पूरी वही है, केवल तथ्य आपको बताना है। आओ व्हाट्सएप के माध्यम से हम भेज देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है? और ये आपको मिल जाएगा, बताते हैं, संडे या सैटरडे को, यानी जो कमिंग सैटरडे है या संडे है, आपको हम दे देंगे। ठीक है? तो चलिए हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा
ब्रिटिश काल में होने वाले विद्रोह, ब्रिटिश काल में होने वाले विद्रोह, ठीक है। ब्रिटिश काल में भारत में होने वाले प्रमुख विद्रोह, ये हम लोग का अगला टॉपिक होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, इसमें हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर 3 तरह के विद्रोह हुए हैं, 3 तरह के विद्रोह हुए हैं। पहला हम लेंगे आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह। दूसरा हम लेंगे किसान विद्रोह, और तीसरा लेंगे हम 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। हम 3 विद्रोह के बारे में आपसे बात करेंगे। पहला हो गया आदिवासी ट्राइबल, दूसरा हो गया पीजेंट किसान, और तीसरा हुआ 1857 का विद्रोह। ठीक है बच्चों, तो आइए आज सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक पहला विद्रोह शुरू करते हैं, आदिवासी विद्रोह। और ध्यान रखिए, ये तीनों टॉपिक आप देखेंगे आईएएस परीक्षा के लिए, आईएएस आईपीएस परीक्षा के लिए, आईपीएस यानी सिविल सेवा परीक्षा के लिए ये तीनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, और ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़े, ये मान के पढ़े कि आगामी समय में यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपके मन में डर होगा, उस डर को मैं दूर करना चाहता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों कि जिन जिन बच्चों ने हमें अपना आंसर भेजा है, बाय गॉड मैं कह रहा हूं, उसमें से कोई भी आंसर खराब नहीं लगा, उसमें से कोई भी आंसर मुझे बहुत बुरा नहीं लगा। मतलब एक होता है ना कबाड़, जैसे होता है ना कबाड़ी है, फेंको यार, दिमाग खराब कर रहा है, एक भी ऐसा आंसर हमने नहीं देखा। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा जिनको हम रोज पढ़ाते हैं और वह जब काम करता है, उसका काम हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो राइट, मैं भी सही हूं। लेकिन आपसे मेरा विनती है, अनुरोध भी है कि भाई कभी भी आप ये मत सोच लो कि बस अब तो हो गया, नहीं, हो नहीं गया। जब तक अंतिम रूप से न हो गया तब तक मत मानो हो गया, ध्यान रखो। तब तक लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। वो देखो पिक्चर तानाजी, आपने पिक्चर देखा है तानाजी? बच्चों आपने देखा है तानाजी? उस तानाजी में आपने देखा, हाँ, उस तानाजी में आपने देखा कि तानाजी इतना घायल है, लेकिन जब तक झंडा गाड़ नहीं देता है, मराठों के स्वराज्य का झंडा मुगलों के छाती पर गाड़ नहीं देता है, तब तक तानाजी जख्मी है, लेकिन जिद नहीं छोड़ता है।
जिद नहीं छोड़ता है। मेरे भाई, मैं हर बच्चा में जो है तानाजी देखना चाहता हूं, मैं हर बच्चा को तानाजी बनाना चाहता हूं। जरा ध्यान रखना, ठीक है। आप देखिए, आज मैं लेता हूं आदिवासी विद्रोह सबसे पहला, इसके बाद हम लेंगे किसान विद्रोह, और इसके बाद हम लेंगे 1857 का विद्रोह। तो आइए बच्चों, हम हेडिंग डालते हैं ब्रिटिश काल में होने वाले जनजाति विद्रोह, ठीक है। ब्रिटिश काल में होने वाले जनजाति विद्रोह। ब्रिटिश काल में होने वाले आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह, हेडिंग डालिए ब्रिटिश काल में होने वाले आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह, ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले हमारा बेसिक सवाल होगा, आदिवासी विद्रोह का अर्थ। आदिवासी विद्रोह का अर्थ, ठीक है। दूसरा सवाल होगा, आदिवासी विद्रोह का प्रकार। प्रकार। तीसरा सवाल होगा, आदिवासी विद्रोह के कारण। चौथा सवाल होगा, आदिवासी विद्रोह के स्वरूप। पांचवा सवाल होगा, प्रमुख आदिवासी प्रमुख आदिवासी, ठीक है, विद्रोह। छठा सवाल होगा, 19वीं प्लस 20वीं सदी में